अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों जब मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट होते हैं जो दिल के लिए किए जाते हैं, जब उनके बारे में बात की तो कुछ दोस्तों का मुझे मैसेज आया कि मैंने एक बड़ा अहम टेस्ट होता है थैलियम स्कैन, तो उसका ज़िक्र नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें थी जिनका वो एक छोटी सी वीडियो में आमतौर पे ज़िक्र नहीं हो पाता, और मेरी कोशिश होगी कि जो प्रोसीजर्स होते हैं या जो कोई अहम तरीन टेस्ट होते हैं तो उनके लिए कुछ अलहदा वीडियोज़ भी मैं बनाऊँ। तो ये जो वीडियो है ये है थैलियम स्कैन के बारे में, जिसको हम मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग भी कहते हैं। बेसिकली ये मैं अभी एमपीआई जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक ख़ास बात बताऊँ कि देखें, अगर कोई एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवाता है, यानी जिसको हम ईटीटी या एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, तो वो क्या बताएगी? वो ईसीजी में कुछ चेंजेस के बारे में बताएगी। जब वो शख्स जो है वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहा होगा तो ये बताएगी कि अगर चेस्ट पेन होता है या कोई ब्लड प्रेशर में अचानक बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है, तो उसके बारे में बताएगी कि कोई ना कोई जो कोरोनरी आर्टरी है, यानी खून की वो नालियाँ जो हमारे दिल के जो पट्टे होते हैं जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, उनको जो खून सप्लाई करती हैं, खून सप्लाई करने के अमल को कहते हैं परफ्यूजन। तो क्या वो कंप्रोमाइज़ तो नहीं है? क्या वो जो खून की सप्लाई है वो मुतासर तो नहीं है जिसकी वजह से किसी शख्स को ये अलामात हुई हैं? लेकिन हम दिल की कोई चीज़ देख नहीं रहे होते, हम इनडायरेक्टली एक चीज़ को असेस कर रहे होते हैं कि कोरोनरी जो आर्टरीज़ हैं, जो 3 मेन कोरोनरी आर्टरी होती हैं, आप दोस्तों को अभी तक पता चल चुका होगा इस चैनल की वीडियोस देख देख के। एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, जो राइट साइड जो होता है दिल का, उसको खून सप्लाई करती है, और इन्फीरियर वॉल को भी, जो नीचे की दीवार होती है। इसी तरह से जो लेफ्ट मेन आर्टरी होती है वो 2 में तकसीम होती है। एक सामने आ जाती है जिसको हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कह देते हैं, तो जो कि दिल की जो सामने की दीवार होती है, या दिल का जो बड़ा पट्टा होता है जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, तो बड़ा चैम्बर होता है, तो उसकी सामने की दीवार को वो खून देती है। और लेफ्ट मेन जो आर्टरी थी उसकी जो दूसरी ब्रांच है वो लेटरल साइड पे, यानी एक साइड पे चली जाती है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो लेटरल साइड होती है दिल की। लेटरल और मीडियल का ये फ़र्क होता है कि जो सेंटर की तरफ वो चीज़ उसको हम मीडियल कहते हैं, जो मरकज़ से दूर पड़ रही हो तो उसको हम लेटरल कहते हैं। तो जो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है वो आपको बताता है कि इनडायरेक्टली कि कोरोनरी आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई क्लॉट है कि जिसकी वजह से ये टॉलरेंस नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई एक्सरसाइज, और ये या तो चेस्ट पेन शुरू हो गई है, या सांस की खराबी शुरू हो गई है, या एसटी डिप्रेशन जो ईसीजी के ऊपर हम देखते हैं वो शुरू हो गई है, या और भी इस तरह की चीज़ें जो है वो आ सकती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ फिर आगे लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है कि एक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का मरीज़ है, एक कोई हाई ब्लड प्रेशर पुराना चल रहा है, तो इस तरह के कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, किसी को जोड़ों का मसला है, तो वो चीज़ करना मुश्किल होती है। तो लेकिन ईटीटी से मेनली क्या पता चलेगा कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कहीं पे रुका तो नहीं है, तो इनडायरेक्टली। दूसरा फिर टेस्ट का जो मैंने बड़ा डिटेल में जिक्र किया था वो था एक्कोकार्डियोग्राम। एक्कोकार्डियोग्राम भी क्या होता है कि दिल का अल्ट्रासाउंड होता है। ये आपको क्या बताता है कि जो दिल के पट्टे होते हैं उनमें से कौन सा कोई जो मसल है, जो अभी मैंने 3 दीवारों का जिक्र किया, कि उसका कौन सा कोई हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हरकत नहीं कर रहा या बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा, तो उसके बारे में किसी हद तक बता देता है। लेकिन एक ऐसा टेस्ट जो इन दोनों चीज़ों के बारे में बता दे, है भी नॉन इन्वेजिव है। इन्वेजिव क्या होता है कि जिसमें कोई बहुत बड़ी कोई नाली डालनी पड़े आपके जिस्म के अंदर, तो है भी नॉन इन्वेजिव है, लेकिन वो आपकी कोरोनरी आर्टरी के स्टेटस को भी बता देगा, और वो आपके दिल के पट्टों की हरकत, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना ज़्यादा वो काम कर रहा है, फैला तो नहीं हुआ आपका दिल जो है वो बड़ा तो नहीं हुआ, उस बारे में भी बता देगा। तो उस टेस्ट को हम कहते हैं मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। क्योंकि अगर कोरोनरी आर्टरी के बारे में एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट के अलावा हम जानना चाहते हैं तो हमें फिर जंप करना पड़ेगा एंजियोग्राफी के टेस्ट की तरफ। लेकिन मसला ये होता है कि एंजियोग्राफी जो है वो एक इन्वेजिव टेस्ट है। तो मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग या थैलियम स्कैन जो होता है वो, उसका ये फ़ायदा है कि एक ही वक्त में एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए हम कोरोनरी आर्टरी, खून की वो नालियाँ जो दिल के मसल्स को, पट्टों को खून पहुँचाती हैं, जिनके बंदिश की वजह से हमें दिल का अटैक होता है, उसके बारे में पता चल जाता है। और इसी एक टेस्ट के दौरान हमें दिल के जो पट्टे, दिल के जो मुख्तलिफ खाने हैं, जो दिल की पावर है, इजेक्शन फ्रैक्शन, उसके बारे में पता चल जाता है। तो ये है अफादियत इस स्कैन की। हम इसको थैलियम स्कैन क्यों कहते हैं? पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग क्यों कहते हैं। इमेजिंग का तो ये सीधा साधा मतलब होता है कि आपका जो एक्सरे है वो भी आपका एक इमेजिंग में आता है।
कि आपने इमेज ली होती है, तस्वीर ली होती है। आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है वो भी इमेजिंग में आता है। आपका सीटी स्कैन और एमआरआई जो होते हैं वो भी इमेजेस में आते हैं। इमेजेस क्या मतलब होता है कि तस्वीर। तो इसका मतलब है कि मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग में भी कोई एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम आखिर में तस्वीरें हमारे सामने आ जाती हैं। और परफ्यूजन क्या कहते हैं? परफ्यूजन कहते हैं खून के का जो बहाव होता है किसी एक ख़ास जगह पे पहुंचने के अमल को हम कहते हैं परफ्यूज़ होना। कि जो कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं जो दिल के मसल्स को खून पहुंचाती हैं, कोई खून का बहाव कैसा है, परफ्यूजन कैसी है, तो ये लफ्ज़ वहाँ से आया है। और मायो का मतलब हमेशा होता है पट्ठा, मसल्स। कार्डियल कहते हैं कि दिल को। तो एक ऐसा टेस्ट जिसमें हम तस्वीरें हासिल करते हैं दिल के पट्ठों की, पता ये चलता है कि उसमें खून जो है उन पट्ठों तक, कॉरोनरी आर्टरीज तक किस हद तक पहुँच रहा है, तो इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। दूसरा इसका नाम क्या है? थैलियम स्कैन। स्कैन तो आपको पता है जैसे अल्ट्रासाउंड का भी एक स्कैन होता है, वही तस्वीरों वाली बात है। तो जो थैलियम इसलिए कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियर टेस्ट है, ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर जिसको हम थैलियम कहते हैं। बाज़ का सिस्टम में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थैलियम की अभी बात करेंगे। तो इस रेडियो एक्टिव के इस्तेमाल की वजह से इसका नाम जो है वो थैलियम स्कैन है। मसलन लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अनमोल नामी इदारा है हुकूमत का, या जितने भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो अक्सर के अंदर ये टेस्ट किया जाता है। तो आपको कहा जाता है कि आपने पहले टाइम लेना है ताकि हम ये रेडियो एक्टिव मटीरियल हम अरेंज करें। तो इसका तरीका यही है कि पहले आप उनसे बात करते हैं, डॉक्टर आपको सिलेक्ट करता है, फिर आपकी कुछ चीज़ें देखता है, फिर आपके इस स्कैन के लिए, इस टेस्ट के लिए आपको टाइम दिया जाता है। क्योंकि वो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसका फ़ायदा क्या है? उसको एक वेन जो होती है आपकी, जो खून की नाली है, उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद मुमकिन होता है कि बाहर से बैठ के, क्योंकि वो जिधर भी जाएगा, ख़ासतौर पे यहाँ पे हम दिल की नालियों की बात कर रहे हैं, तो बाहर से बैठ के एक कैमरा होता है जिसको हम गैमा कैमरा कहते हैं, तो उसकी मदद से बताया जा सकता है कि ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो ये कहाँ कहाँ पे अब घूम फिर रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। तो थैलियम स्कैन एक सेफ टेस्ट समझा जाता है। सिर्फ वो लोग जो दमा के मरीज हों, क्योंकि उनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो दिल की धड़कन को बढ़ाती हैं, उनको कहा जाता है कि उनका डॉक्टर उनको बताएगा कि कब उन्होंने अपनी आखिरी जो डोज लेके या कितने बजे डोज लेके आनी होती है। रात 12 बजे के बाद आमतौर पे कहा जाता है कि कोई हल्की फुल्की चीज़ तो खा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। इसी तरह से 24 घंटे पहले चाय, कॉफ़ी, सिगरेट ये चीज़ें नहीं लेनी होती, क्योंकि इससे आपका जो टेस्ट होता है वो मुतासर होता है। इसमें आपको रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है थैलियम, वो इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद आप सुकून से लेटे होते हैं। यानी एक जो गैमा कैमरा है वो बड़ा एक ऐसी चीज़ है कि वो आपने लेटना है सुकून से, आपने बिल्कुल भी हरकत नहीं करनी, क्योंकि अगर आप मूव करेंगे, आप हरकत करेंगे तो आपका ये टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि क्या आप आसानी से सुकून से लेट सकते हैं या लेटने में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप नहीं लेट सकते तो फिर आपके टेस्ट का मसला बनेगा। तो ये जो गैमा कैमरा है, फिर दो तरीके से आपके जो हैं इमेजेस लिए जाते हैं। एक तो रेस्टिंग इमेजेस। रेस्टिंग इमेजेस क्या होते हैं कि आपको ये इंजेक्शन लगेगा, उसके 15 से 20 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद आपका ये जो गैमा कैमरा है, आप सुकून से लेटे हुए हैं टेबल पे, और आपने अपना जो बाजू होते हैं अपने सर की बैक साइड पे आपने कर लेने होते हैं ताकि वो एरिया क्लियर हो जाए। जहाँ पे जो गैमा कैमरा है वो एक मशीन होती है, तो आपकी चेस्ट के, आपकी जो सीना है, छाती है, उसके इर्द गिर्द वो मूव करके खुद ही वो तस्वीरें लेता है और बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें आती हैं। बैकग्राउंड में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आप डॉक्टर को पता चल जाता है कि वो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल इंजेक्ट किया था थैलियम, वो कहाँ तक पहुँचा है, खून की नाली कहाँ तक खून पहुँचाने के काबिल है। तो ये एक बड़ी अहम बात है। ना सिर्फ अब ये परफ्यूजन का पता चलता है इस टेस्ट की मदद से, बल्कि जो आपका दिल का पट्टा होता है, जो मायोकार्डियम होती है, जो मायोकार्डियल टिश्यू होता है, वो किस हद तक इसको ले रहा है, इसको अपटेक कर रहा है। रेडियो एक्टिव मटीरियल अगर देखें, खून की सप्लाई वहाँ तक पहुँच रही है और वो एरिया जिंदा है, डेड नहीं है, क्योंकि डेड एरिया में कभी भी खून की सप्लाई नहीं जाती। तो जब जिंदा एरिया में खून की सप्लाई रेडियो एक्टिव मटीरियल को वहाँ तक पहुँचा रही है, तो बहुत आसान है इस टेस्ट की मदद से ये जांचना कि दिल के पट्टे जो हैं वो कहाँ तक काम कर रहे हैं और कितने ज़्यादा उनकी फिर इजेक्शन फ्रैक्शन या पावर है। एक तो रेस्टिंग में ये टेस्ट किया जाता है, और एक फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज, यानी जो ट्रेडमिल होती है, या आपको जो कहा जाता है कि साइकिल पे आप उसके बाद आपको वो एक्सरसाइज करवाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा ये रेडियो एक्टिव मटीरियल आपको दिया जाता है, आपको इंजेक्शन के ज़रिए लगाया जाता है।
और उसके बाद फिर आपकी जो ये थैलियम स्कैन है ये दोबारा किया जाता है। वो गैमा कैमरा फिर देखता है कि जो आपने एक्सरसाइज की है उसके बाद कितना मजीद एरिया ऐसा है कि जहाँ पे आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो बेहतर हुई है या कम हुई है। तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि खून की जो नालियाँ हैं, कोरोनरी आर्टरीज, वो वहाँ पे कोई क्लॉट तो नहीं है, क्योंकि जहाँ पे क्लॉट होगा वो खून का जो एरिया है, खून पहुँचाने जहाँ पे पहुँचाया जा रहा है वहाँ पे कम खून पहुँचेगा, ये बात ज़हन में रखें। और जो उसके मुखालिफ एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा खून पहुँचेगा। जहाँ पे ज़्यादा खून पहुँचेगा वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो ज़्यादा तादाद में पहुँचेगा और कैमरे पे नज़र भी ज़्यादा आएगा। लेकिन जहाँ पे कोई खून की नाली में क्लॉट है तो ये मटीरियल कम पहुँचेगा, क्योंकि ब्लड वहाँ पे कम पहुँचा है। तो वहाँ की तस्वीर का फ़र्क आएगा वाज़ेह तौर पे उस तस्वीर से जहाँ पे नॉर्मल ब्लड सप्लाई है। और इसी तरह से जो स्कार टिश्यू होता है, जो डेड एरिया होता है, वहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल नहीं पहुँचेगा तो वो एरिया बाकियों से कोल्ड नज़र आएगा, बिल्कुल ठंडा नज़र आएगा, वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं पहुँचेगा। तो बिल्कुल नहीं पहुँचने वाली जगह पे डेड एरिया होता है, और जहाँ पे पहुँचता है और कम पहुँचता है वो इस्कीमिक एरिया है, जहाँ पे क्लॉट है, यानी खून की नालियाँ जो होती हैं वो मखसूस एरिया को क्योंकि ये पहुँचाती हैं खून, तो इसलिए उस मखसूस एरिया की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सी खून की नाली में मसला हो सकता है। रेडियो एक्टिव मटीरियल आपके जिस्म के अंदर रहता है कुछ दिन के लिए, 3 से 5 या 7 दिन के लिए, वो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। कोई ख़ास नुकसान नहीं होता आपके जिस्म में इसका, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं या प्रेग्नेंट ख़वातीन होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा देर आप ना बैठें, एहतियातन कहा जाता है। इसी तरह से वो लोग जिन्होंने इस टेस्ट के बाद एयर ट्रैवल करना होता है, हवाई सफ़र करना होता है, वो भी अपने डॉक्टर से कोई डॉक्यूमेंट लेके जाएं, क्योंकि आजकल एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ी सोफिस्टिकेटेड ऐसे डिटेक्टर्स हैं जो आमतौर पे रेडियो एक्टिव मटीरियल को डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कम क्वांटिटी में ही क्यों ना हो। तो ये टेस्ट बहुत अहम है। ये टेस्ट अपने डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ ज़रूर जिक्र करें, उनके साथ डिस्कशन करें। इसका मकसद क्या है थैलियम स्कैन का? 2 बड़े मकसद हैं कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं, कोरोनरी आर्टरीज जो हैं, वो किस हद तक प्रॉपर काम कर रही हैं, उनके अंदर कोई क्लॉट तो नहीं है। दूसरा, आपका जो दिल के पट्टे हैं वो खुदा न खास्ता पहले ही डैमेज तो नहीं हो चुके, उनको नुकसान तो नहीं हो चुका। और इसी का जो एक थैलियम स्कैन का या मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग की आगे एक्सटेंशन होती है, एक और होता है जिसको हम वायबिलिटी टेस्ट कहते हैं। वायबिलिटी का मतलब होता है कि वो लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है, वो लोग जिनके दिल के जो पट्टे हैं वो नुकसान हो चुका होता है, तो कुछ ना कुछ एरिया ऐसा होता है जो दोबारा जिंदा हो सकता है, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि वो किस हालत में होता है, वो मायोकार्डियल स्टनिंग की फेज में होता है, कि वो स्टन हुआ होता है। हालांकि वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मटीरियल कम जाता है, लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनकी मदद से ये भी बताया जा सकता है कि ये वो एरिया है जो दवाइयों की मदद से आखिरकार बहाल हो जाएगा और इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। इसे हम कहते हैं वायबिलिटी टेस्ट, इसी का जो हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी बुनियादी मालूमात थैलियम स्कैन के बारे में। दिल के बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों के सिलसिले में आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलेंगी, आप ज़रूर इसको विजिट करते रहें। और कोई वीडियो जो आपको लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो ज़रूर शेयर किया करें। लेकिन अगर आप इनके अलावा बाकी बीमारियों के बारे में कुछ वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरा एक मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर विजिट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।